फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे फेज़ के बारे में। तो फेज़ क्या होता है? फेज़ वह एंगल होता है जो साइन और कोसाइन फंक्शन के साथ होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो EMF है या वोल्टेज है, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ले सकते हैं। या इसको कोश मिलेंगे तो E बराबर ई नॉट कोश ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट कोश ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, साइन में है या ये दोनों कोश में है। अब इनका फेज डिफरेंस देखेंगे तो इसका भी ओमेगा टी है और इसका भी ओमेगा टी है। ठीक है, तो ओमेगा टी है, इस वजह से ये कितना हो गया, सेम फेज में हो गया। अब देखिए सेम फेज का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम देखिए साइन का ग्राफ बनाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि साइन जो होता है, ठीक है, जो साइन होता है वो 0 पे 0 होता है। ठीक है, π/2 पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर पाई पे फिर 0 हो जाएगा, फिर 3π/2 पे फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, 2π पे फिर 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। कोश की बात करोगे तो कोश का ग्राफ है वो कोश 0 पे 1 होता है, π/2 पे फिर 0 हो जाएगा, पाई पे -1 हो जाएगा, 3π/2 पे फिर 0 हो जाएगा और 2π पे फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से कोसाइन का ग्राफ हो गया। अब यही अगर आप नेगेटिव वाला पार्ट लो तो ये जो पॉजिटिव में ये वाला नेगेटिव में हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये जो इधर नेगेटिव पेस में जा रहा है ये पॉजिटिव पेस में आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव आ जाएगा। तो ये साइन का ग्राफ हो गया, ये कोसाइन का ग्राफ पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। अब आप देखिए सेम पेज का मतलब हम देखते हैं कि E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों ही किस तरह साइन की फॉर्म में है। ठीक है, हम जानते हैं साइन का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। तो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया, जैसे कि हमने देखा, इस तरह से रिलेट करेंगे। अब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब ये भी सेम फेस में, लेकिन हम आई को थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। अब ये जो ई नॉट और आई नॉट ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम आके मिल रहे हैं, और इस वाले पे भी ये सेम आके मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेम फेस में हो गया। अब फेज डिफरेंस की बात कैसे करेंगे? जैसे देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जो है E बराबर हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया। अब पहले हमने आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था ना, वहाँ से आई बराबर आई नॉट कोश ओमेगा टी ले लेते हैं, साइन की जगह हम कोश कर देते हैं। अब कोश भी कौन सा है? ये पॉजिटिव वाला है, तो कोश का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब साइन का ग्राफ तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा और कोश का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा। तो ये वाला ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोश थीटा को अपन साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हैं। मतलब आप देखिए कोश थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा होता है, तो थीटा प्लस 90 कर सकते हैं। थीटा की जगह हम ओमेगा टी रख सकते हैं। 90 हो गया, 90 को हम π/2 ले सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे जो ये ई है और आई है, इनमें ये वाला जो है ये π/2 आ गया है, मतलब ये वाला क्या है 90 डिग्री से आ गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे देखिए इसमें अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ तो कुछ इस तरह से हो गया। अब आई बराबर हमने जो आई नॉट कोस ओमेगा टी था इसको नेगेटिव ले लिया। अब आप जानते हैं नेगेटिव के लिए ग्राफ ये वाला बनता है, जैसा कि हमने बताया था। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, ये वाला जो ग्राफ है इसका ग्राफ जो है वो नीचे से ले लेंगे। अब आप जानते हैं कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, थीटा की जगह आप ओमेगा टी रख देंगे। ठीक है, अब माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये 90 माइनस का हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और I इज इक्वल टू, ये इधर रखेंगे तो माइनस प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ पे करंट जो है वो इससे π/2 पीछे हो गई। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमने पढ़ा। तो पहले वाले ग्राफ के अंदर हम देखा था कि जो π/2 में ये आगे था, करंट π/2 आगे थी, और इस वाले में π/2 पीछे है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं ये ग्राफ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर्किट एनालिसिस की। तो सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने ऐसे करा कि एक सर्किट लिया, सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ दिया और उससे हम AC वोल्ट लगा देते हैं, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। अब I इज इक्वल टू V/R होता है, तो V की जगह हम वोल्टेज E मानते हैं तो E/R लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। अब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो I इज इक्वल टू E की जगह हम ये रखेंगे आई नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब जानते हैं हम कि जो आई नॉट लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन आर को, तो ये आई नॉट आ जाएगा, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे दोनों क्या है, सेम फेस में है। अब सेम फेस में तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, जैसा कि हमने देखा हुआ है ई का ग्राफ भी साइन में ऊपर की तरफ, आई का ग्राफ भी साइन में, तो ये ऊपर की तरफ दोनों ऊपर बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों चल रहे हैं और इस वाले पे पॉइंट पे आके ख़त्म हो रहे हैं, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं सर्किट। कैपेसिटर के लिए हमने केवल कैपेसिटर जोड़ा AC शॉर्ट से। अब I = Q/T ये करंट की डेफिनेशन से होता है, और कैपेसिटर की डेफिनेशन देखें तो Q V के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको C बोलते हैं। हम V की जगह E भी डाल सकते हैं, तो Q = C भी आ गया। अब अगर Q चार्ज T टाइम में इधर स्टोर हो रहा है तो DQ चार्ज DT टाइम में स्टोर होगा, और DQ/dt क्या होता है, करंट I होता है। अब Q = C होता है, Q की जगह हम ये C रखेंगे। अब E = E0 sin ωt है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अब C और E0 कांस्टेंट इसको बाहर निकालेंगे, sin ωt d/dt से इसका डिफरेंशियल करेंगे। साइन का कितना होता है, cos ωt का रखेंगे तो ओमेगा, तो ये आगे आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं। अब ये देखिए ω/c को 1/ωc इस तरह से लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वापस इसको इसी तरह से आ जाएगा। तो ये 1/ωc जो होता है ये XC मान सकते हैं। XC क्या होता है कि इस कैपेसिटर के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम XC मान सकते हैं। इसको कैपेसिटेटिव रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब E0, अब ये रेजिस्टेंस था तो E0/R जो है उसको अपन I0 लिख सकते हैं, तो I = I0 cos ωt। अब यहाँ पे देखिए ये cos ωt होता है, cos θ = sin 90 होता है, तो cos ωt = sin ωt प्लस π/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो I = I0 sin ωt प्लस π/2 हो गया, और E बराबर अपने पास में है E0 sin ωt। अब यहाँ पे देखिए जो करंट है वो इस वाले से π/2 आ गया है, तो हमने देखा था यहाँ पे देखिए इसका फेज डिफरेंस कितना है, ωt प्लस π/2, और ये कितना है ωt। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, π/2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो साइन ग्राफ है, साइन का ग्राफ उस तरह से बनेगा, और हम ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ये करंट है, करंट वाला जो ये था I = I0 cos ωt, तो हमने देखा था कोस का पॉजिटिव वाला जो ग्राफ था ऊपर से चालू हो रहा था, इस तरह से चालू हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे करंट जो है π/2 आ गया है। अब जो आगे होगा इसको ऊपर रखेंगे, और वोल्टेज जो पीछे है इसको नीचे रख दो, तो इससे π/2 आगे हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे करो, करंट को आप ऊपर ले लो, वोल्टेज को नीचे ले लो, वही π/2 डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटर के लिए है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी के उसमें बात करेंगे हम आगे इंडक्टर के लिए। तो अगर इंडक्टर की बात करेंगे तो हम इसको इंडक्टर से जोड़ देंगे। हमने फैराडे लॉ से पढ़ा था कि L = E/dI/dt, ये हमने 6th चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, वहाँ से डायरेक्ट लिखा है हमने। तो हम E = L/dI/dt कर सकते हैं, तो इसकी DI = EL/dt यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमने EMF की डेफिनेशन पढ़ा था, ये जो स्मॉल ई इसको कैपिटल ई लिख सकते हैं, E = L/dI/dt, तो DI की वैल्यू क्या हो जाएगा, E/L/dt। अब E = E0 sin ωt है, इसको उठा के यहाँ रख दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। साइन का कितना हो जाएगा, -cos ωt ओमेगा। ठीक है, अब ये जो L है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ωL। अब इस ωL को अपन XL लिख सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अब ये E0/R है, तो इसको I0 लिख सकते हैं, तो -I0 cos ωt। अब यहाँ कोस कौन सा ग्राफ हो जाएगा, कोस का नेगेटिव वाला, नीचे से चालू होने वाला। तो ये साइन का ग्राफ ऐसे कैसे ऊपर है, कोस का ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ है, तो ये इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। अब हमने क्या करा, कोस को साइन के पदों में बदला। ठीक है, cos θ = sin 90 - θ होता है, माइनस कॉमन ले लो, -sin 90 + θ, तो -sin ωt - π/2। इस तरह से हमने चेंज करा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे दोनों फेज डिफरेंस देखिए, इस पर कितना है ωt और इस पर कितना है ωt - π/2, इसमें फेज डिफरेंस कितना है π/2 का। अब इसमें देखिए ये पीछे है, तो हम इसको क्या करेंगे, करंट को नीचे बढ़ाएंगे, और ये E आगे है, इसको ऊपर बनाएंगे, तो π/2 इससे आ गया। या हम इसको ऊपर ले सकते हैं, इसको नीचे ले सकते हैं, तो इस तरह से आपकी तीनों हो जाएगा। इसमें हमने देखा इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए हमने उसको अलग अलग सर्किट AC में जोड़ा। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंट XL की। हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस इंडक्टर में होता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंट कहते हैं। XL = ωL होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ω = 2πf होती है, और L होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो XL = ओमेगा की वैल्यू में रखेंगे 2πfc, और रेजिस्टेंस का जो होता है वो ओम होता है यूनिट, तो इसका भी ओम हो जाएगा। आगे देखिए इसमें हम बात करते हैं, अगर हम कैपेसिटिव की बात करते हैं तो कैपेसिटी के लिए XC था, XC = 1ωc हमने माना था, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो 2πfc। इसका रेजिस्टेंस भी इसका भी रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है
कि कैपेसिटर क्यों डीसी को ब्लॉक करता है। तो हम जानते हैं कि डीसी करंट जो होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है, ओमेगा की वैल्यू 2πf होता है, तो 2πf c। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो ये 1/0 इन्फाइनाइट हो गया। अगर इसमें रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होगा तो करंट की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी मतलब वो ब्लॉक हो जाएगा। तो कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर डीसी में ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे LCR सर्किट के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।